हाँ बेटा, देखिए हम लोग थैलस स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। किसका थैलस स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं? तो एक्टोकार्पस का। ठीक है, एक्टोकार्पस का यहाँ दिया हुआ है। एक्टोकार्पस का थैलस स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम लोग। इसके पहले वीडियो में एक्टोकार्पस का सिस्टमेटिक पोजीशन और एक्टोकार्पस का ऑकरेंस पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, और आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसको ध्यान से देखिए। अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे हम कि आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा कि थैलस स्ट्रक्चर। द थैलस ऑफ एक्टोकार्पस इज हेट्रोट्राइकस। याद रखो बेटा, जो एक्टोकार्पस का थैलस है वो एक जैसा नहीं है, समान नहीं है। दो तरह की रचनाएं इसमें पाई जाती हैं। हेट्रोट्राइकस इसको बोलते हैं। और ये थैलस कैसा है? तो प्रोस्ट्रेट है और इरेक्ट है। देखो बेटा, द थैलस ऑफ, यहाँ लिखा हुआ है। थैलस मतलब क्या होता है? जो एल्गी होते हैं उनके बॉडी को हम लोग थैलस बोलते हैं। और एक्टोकार्पस की जो बॉडी है वो हेट्रोट्राइकस है और डिफरेंशिएटेड है, बटी हुई है या विभेदित है दो तरह की संरचनाओं में। एक बोलते हैं प्रोस्ट्रेट राइजोडियल सिस्टम। याद रखो बेटा, प्रोस्ट्रेट मतलब होता है क्या यहाँ पे एल्गी में, कि ऐसे एल्गी जो सतह पे चलते, जैसे दूब घास नहीं होता है, हम लोग देखे होंगे, घास देखे होंगे आप लोग, दूब घास की तरह सरफेस पे लेटा होता है। ठीक है, क्रीपर टाइप का ये क्रीपर होता है, क्रीपिंग कर रहा होता है। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को जो राइजोइडल सिस्टम बना रहा है, ठीक है, जड़ बना रहा है, जड़ की तरह संरचना बना रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रोस्ट्रेट राइजोडियल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है बेटा, आगे जा रहे हैं। इसका डायग्राम दिया हुआ है, आप देखे होंगे, देख लीजिएगा। डायग्राम दे रखा है इसमें, ये एक्टोकार्पस का डायग्राम है। फिलामेंटल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है फिलामेंट की तरह। ठीक है, उसमें लगे हुए हैं और सबस्ट्रेटम दिखाई दे रहा है। यहाँ नीचे आपको डायग्राम में सबस्ट्रेटम दिख रहा है, आप इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, फिगर एक्टोकार्पस का है। आगे जा रहे हैं। एक्टोकार्पस के फिलामेंट को इसने बना रखा है, इसे भी ऑब्जर्व करते हैं, आप कर सकते हैं। इसमें ब्रांच्ड है। एक्टोकार्पस का फिलामेंट यूनिसेलुलर है, यूनिसेरिएट है और ब्रांचेज निकले हुए हैं। ठीक है, ब्रांच फिलामेंट दिखा रहा है। स्पोरेंजिया को ये दिखा रहा है, यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया और प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक सेल को इसने यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है। सेल भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। देखो बेटा, यानी उसका जो थैलस था वो दो तरह के संरचनाओं में बटा हुआ था। एक था प्रोस्ट्रेट राइजोडियल सिस्टम और दूसरा यहाँ लिखा हुआ है इरेक्ट, सॉरी, दूसरा लिखा हुआ है इरेक्ट ब्रांच सिस्टम। याद रखो बेटा, दूसरा इरेक्ट ब्रांच सिस्टम है। आगे बढ़ रहे हैं। द प्रोस्ट्रेट सिस्टम इज क्रीपिंग। याद रखो बेटा, जो प्रोस्ट्रेट सिस्टम है वो जमीन पर क्रीपिंग टाइप का होगा। वो जैसे लगेगा रेंग रहा है। ठीक है, जैसे ये ऐसे ब्रांचेस को बनाएगा जो रेंगते हुए दिखाई देंगे सरफेस पे। ठीक है, इसको हम लोग प्रोस्टेट बोलते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। एंड ब्रांच, क्रीपिंग भी होगा और ब्रांच भी होगा। एंड द थैलस रिमेन अटैच टू द सबस्ट्रेटम। इसका जो थैलस होगा वो सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहेगा, राइजोइडल सिस्टम से। ठीक है, विथ द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम। कौन सिस्टम जोड़ रहा है? तो आधार से जोड़ने का काम प्रोस्टेट सिस्टम कर रहा है। किसको? तो एक्टोकार्पस के थैलस को। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। इट इज मोर डेवलप्ड इन अटैच फॉर्म। याद रखो बेटा, किसके बारे में बात कर रहा है? ये प्रोस्टेट सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। ये ज़्यादा डेवलप होता है किसके में? तो अटैच फॉर्म, जो जमीन से चिपकने वाला एल्गी होता है, एक्टोकार्पस होता है, उसमें ज़्यादा विकसित होता है देन देन इन फ्लोटिंग स्पीसीज। याद रखो बेटा, जो फ्लोटिंग स्पीसीज होगा उसमें ज़्यादा विकसित नहीं होगा। जो कौन सा होगा? जो तैरने वाला होगा उसमें ज़्यादा विकसित नहीं होगा। जो आधार से चिपक रहा है एक्टोकार्पस की स्पीसीज, उसमें ज़्यादा राइजोइडल सिस्टम विकसित होगा। इन सम स्पीसीज राइजोइडल पार्ट इज ईपीफाइटिक। एक्टोकार्पस की कुछ जातियों में जो राइजोडियल पार्ट है, यानी जो मूलाभास बन रहा है, जड़नुमा संरचना बन रही है, वो पौधों के ऊपर पाया जाएगा। हो गया, दैट इज इट ग्रोज विद इन द सपोर्टिंग प्लांट। जिस प्लांट के ऊपर है उसी के ऊपर विकसित हो जाएगा। द इरेक्ट पार्ट ऑफ थैलस, द इरेक्ट पार्ट ऑफ थैलस इज यूजुअली इरेगुलर। याद रखो बेटा,
जो इरेक्ट पार्ट है, जो सीधा खड़ा होगा, जो एक्टोकार्पस का सीधा हिस्सा होगा, वो इर्रेगुलर होगा। ठीक है, वो इर्रेगुलर होगा, उसी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, irregularly branch and the branch arise just beneath the transverse septa। याद रखो, जब भी नया ब्रांच बनेगा तो वो ट्रांसवर्स सेप्टा, जैसे हमने बता दिया क्या कि जैसे कोई भी सेल है एक्टोकार्पस की, तो ये यहाँ पे सेप्टा दिख रहा है, सेप्टा, यानी इसने लिख दिया क्या, जस्ट बेनेथ, यानी सेप्टा के नीचे से ब्रांच नया निकलेगा, सेप्टा के नीचे से ब्रांच नया निकलेगा। ये सेप्टा जहां भी है, सेप्टा के नीचे से नया ब्रांच जब भी होगा तो डेवलप होगा, याद रखो बेटा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। द फिलामेंट आर सेवरल सेंटीमीटर लॉन्ग। एक्टोकार्पस का जो फिलामेंट होगा वो कुछ सेंटीमीटर, कई सेंटीमीटर लंबा होगा। ठीक है, एंड मोनोसाइफोनस। मोनोसाइफोनस का मतलब क्या हो गया बेटा, साइफन मतलब होता है ट्यूब, जो फिलामेंट है वो एक नली की तरह दिखाई देगा, एक ट्यूब वाली संरचना होगी इसमें। ठीक है, ये मोनोसाइफोनस होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। मोनोसाइफोनस दैट इज ओनली वन सेल इन थिकनेस। समटाइम द फिलामेंट में बिकम पॉलीसाइफोनस। कभी कभी क्या होता है, जो फिलामेंट होता है, जैसे हमने बोला मोनोसाइफोनस है, जैसे ये फिलामेंट है, इसको बोल दिया गया मोनोसाइफोनस है, लेकिन इसी में अगर छोटे छोटे और, जैसे यही साइफन जो है वो वर्टिकली बढ़ जाए, जैसे खड़ा अगर बढ़ जाए तो ये कई साइफन बन जाएंगे, कई नलिकाएं बन जाएंगी इसमें। क्लियर, ये नलिकाएं ढेर सारी बन जाएंगी। तो ढेर सारी अगर नलिकाएं बन जा रही हैं, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा पॉलीसाइफोनस। याद रखो बेटा, यहाँ लिखा हुआ है ओनली वन सेल थिकनेस है, सम टाइम फिलामेंट में बिकम पॉलीसाइफोनस ड्यू टू वर्टिकल डिवीजन ऑफ सेल। ठीक है, जो भी सेल है उसमें अगर वर्टिकल खड़ा डिवीजन होता है तो कई नलिकाएं बन जाएंगी। आगे लिखा बेटा, इन सम स्पीसीज द बेसल पार्ट ऑफ मेन इरेक्ट फिलामेंट। याद रखो बेटा, किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है इरेक्ट फिलामेंट की, और इरेक्ट फिलामेंट का निचला वाला पार्ट बात कर रहा है, बिकम कॉर्टिकेटेड। ठीक है, तो वहाँ के जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो बहुकोश की हो जाएंगी, सेल की परत बढ़ जाएगी, और जिसे वो कॉर्टेक्स का दिखने लगेगा बाई एसेंडिंग राइजोइडल ब्रांचेस। ठीक है, राइजोइड्स की जो ब्रांचेज हैं ऊपर आ जाएंगी और कॉर्टिकाइड बना देंगी। द डिजिटल पार्ट ऑफ ईच फिलामेंट टर्मिनेट इनटू म्यूसिलेजिनस हेयर ऑन इरेक्ट थ्रेड। देखो, जो जमीन से अटैच पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोक्सिमल पार्ट। जैसे फिलामेंट का जो निचला भाग है वो प्रोक्सिमल है, और दूर वाला भाग जो है डिजिटल है। तो जो डिजिटल पार्ट होगा उसमें म्यूकस की परत लगी रहेगी, और हेयर लाइक लेयर होगा म्यूकस का। ठीक है, उसके बार बार बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग हम लोग का है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर ऑफ एक्टोकार्पस। याद रखो बेटा, एक्टोकार्पस के सेल को पढ़ने जा रहे हैं, एक्टोकार्पस के सेल को पढ़ने जा रहे हैं। आप एक्टोकार्पस के सेल को ऊपर देख सकते हैं, ये आप एक्टोकार्पस के सेल को देख सकते हैं, आप यहाँ नाम देख लीजिए। ठीक है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, क्या क्या दिख रहा है, एक्टोकार्पस का सेल जो है रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है आपको, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, इसके अलावा इसमें सेल वॉल दिख रहा है आपको, दो परत है। इसका साइटोप्लाज्म दिख रहा है सेल के अंदर। क्लियर, आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है सेंटर में। ठीक है, आपको इसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड दिख रहा है, ध्यान देखिएगा। ये आपको साइटोप्लाज्म में ये डॉटेड लाइन दिख रही हैं जो न्यूक्लियस तक जा रही हैं, ऐसे, इसे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड बोलते हैं। ये देख लीजिए, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, सेंटर में न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, क्रोमेटोफोर्स दिख रहे हैं आपको, ये लंबे लंबे फिलामेंटस क्रोमेटोफोर्स हैं, और क्रोमेटोफोर में आपको जगह जगह पायरिनॉइड देखने को मिल रहे हैं, ये पायरिनॉइड देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग सेल स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए। सेल स्ट्रक्चर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, तो एक्टोकार्पस का सेल पढ़ रहे हैं। जो पीछे डायग्राम देखें, फिलामेंट्स ऑफ एक्टोकार्पस, ध्यान रखो बेटा,
फिलामेंट्स ऑफ एक्टोकार्पस आर मेड अप ऑफ यूनिन्यूक्लिएट रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल सेल्स। अभी जैसे बात कर रहे थे कि एक्टोकार्पस की सेल कैसी थी, तो बेटा रेक्टेंगुलर थी। आप एक्टोकार्पस की सेल जब देख रहे थे तो चौकोर दिख रहा था, ठीक है, या बेलनाकार या सिलेंड्रिकल होगा। आगे लिखा हुआ है द सेल वॉल इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर जिलेटिनस लेयर एंड इनर फॉर्म सेलुलोजिक लेयर। याद रखो बेटा, जो सेल वॉल का जो बाहरी लेयर है, ठीक है, सेल वॉल का जो लेयर है वो दो हिस्से में बटा हुआ, बाहर की ओर बाहरी जिलेटिनस लेयर और अंदर की ओर कठोर रहेगा फॉर्म सेलुलोजिक लेयर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ रहे हैं। द जिलेटिनस लेयर इज मेनली कंपोज ऑफ एल्जीन। याद रखो बेटा, जो जिलेटिनस लेयर है, ठीक है, वो एल्जीन से बना हुआ है, एल्जीन और फ्यूकोडियन, फ्यूकोइडन, ठीक है, ये केमिकल है, एक रसायन है, विशेष रसायन जिसका बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हम लोग। इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूफाइसियन एल्गी वॉल सेल वॉल। याद रखो बेटा, जो एल्जीन है और फ्यूकोइडन है, ये किसका लक्षण है, तो ये लक्षण है फ्यूफाइसियन सेल वॉल का। ठीक है, फ्यूफाइसी आप पढ़े हुए क्लास फ्यूफाइसी के मेंबर का जो सेल वॉल होगा उसमें ये केमिकल देखने को मिल जाएगा आपको। अ थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इनर टू द सेल वॉल। याद रखो बेटा, जब बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग कि सेल कैसा है, ठीक है, अगर हम बात सेल की कर रहे हैं हम लोग, तो सेल के बाहर की ओर साइटोप्लाज्म का एक पतला सा लेयर है, ठीक है, और इससे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड बन करके सेंटर की ओर आ रहा है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड सेंटर की ओर आ रहा है। याद रखो बेटा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड सेंटर की ओर आ रहा है और सेंटर में एक न्यूक्लियस बन जा रहा है। ठीक है, ये डायग्राम आपको देखने को मिल जाएगा, सेंटर में एक न्यूक्लियस बन जा रहा है। तो यही बोला कि रेक्टेंगुलर सेल है और सेल की बनावट कैसी है। ठीक है बेटा, इसको ध्यान देखिए। A thin layer of cytoplasm is present inner to the cell wall। ठीक है, सेल वॉल के भीतर की ओर कोशिका द्रव्य की एक पतली परत है, फ्रॉम विच अ नंबर ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड ग्रो टुवर्ड्स द सेंटर। याद रखो बेटा, यानी कोशिका द्रव्य की उस लेयर से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड सेंटर की ओर जा रहे हैं, सेंटर की ओर जा रहे हैं, सेंटर टू द सेल, सेल सेंटर की ओर। आप इसको डायग्राम को आराम से सेल को देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इसको मैं बना रहा था। ठीक है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म की लेयर बाहर की ओर है, क्लियर, और इससे होकर के एक स्ट्रैंड सेंटर की ओर मूव कर रहा है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। ठीक है, अब ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड सेंटर में आकर के इकट्ठा हो जा रहा है, इसी के बारे में हम लोग वहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सेंटर ऑफ द सेल यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, देयर इज ए सेंट्रल न्यूक्लियस एंड मेनी क्रोमेटोफोर इन द साइटोप्लाज्म। याद रखो बेटा, इसमें ढेर सारे न्यूक्लियस हैं, ढेर सारे न्यूक्लियस हैं, ठीक है, और अनेक क्रोमेटोफोर्स हैं, ढेर सारे क्रोमेटोफोर हैं साइटोप्लाज्म में। याद रखो बेटा, क्रोमेटोफोर बहुत ज़्यादा होंगे, क्रोमेटोफोर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। कहाँ पर, तो साइटोप्लाज्म के अंदर। द नंबर लिखा हुआ है, द नंबर एंड शेप ऑफ क्रोमेटोफोर वैरी इन डिफरेंट स्पीसीज। याद रखो बेटा, अब बात कर रहा है कि अगर हम बात करें कि एक्टोकार्पस के सेल की, तो उसमें जो क्रोमेटोफोर्स हैं इनकी संख्या और इनका आकार, ठीक है, दोनों बदलता रहता है, वेरी करता रहता है अलग अलग जातियों में। अगर किसी एक्टोकार्पस की एक जाति को देखोगे तो उसके सेल में, उसके सेल में क्रोमेटोफोर की संख्या अलग हो सकती है। अगर किसी दूसरी जाति का हम लोग अध्ययन करें तो, यानी एक जाति से दूसरी जाति में क्रोमेटोफोर की संख्या बदल सकती है और आकार बदल सकता है। आगे लिखा बेटा, दे आर डिस्कॉइड और बैंड शेप। जो क्रोमेटोफोर है वो डिस्कनुमा हो सकता है, डिस्क मतलब होता है प्लेट की तरह, ठीक है, वो डिस्कनुमा हो सकता है या बैंड की तरह हो सकता है, बैंड मतलब होता है बेटा टेप। ठीक है, डिस्कॉइड हो सकता है या बैंड शेप हो सकता है।
एंड ईच क्रोमेटोफोर हैज अ प्रोजेक्टेड पैरिनॉइड्स। याद रखो बेटा, हर क्रोमेटोफोर में उभरा हुआ पैरिनॉइड होगा, ठीक है। यानी पैरिनॉइड जहां भी होगा, प्रोभूजक जहां भी होगा, वहां हल्का सा उभार दिखाई देगा। आगे हम लोग पढ़ना बेटा, द मेन सेल पिगमेंट आर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी। याद रखो बेटा, हम लोग एक्टोकार्पस पढ़ रहे हैं, और एक्टोकार्पस का जो मुख्य पिगमेंट है, मुख्य रंग है, वो क्या है? तो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए है, और क्लोरोफिल सी है। आप सबको पता होना चाहिए कि बेटा क्लोरोफिल जो होता है वो 5 तरह का होता है, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए जो पिगमेंट है वो 5 तरह का होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। हम लोग क्लोरोफिल को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ क्या है, हम लोग एक्टोकार्पस पढ़ रहे हैं, और एक्टोकार्पस में कौन कौन सा क्लोरोफिल है? क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल सी है। इसके साथ साथ इसमें कैरोटीन और जेंथोफिल नाम का भी पिगमेंट पाया जाता है। कैरोटीन और जेंथोफिल नाम का भी पिगमेंट पाया जाता है। आगे बेटा लिखा हुआ है, जेंथोफिल इज प्रेजेंट इन मच मोर अमाउंट देन क्लोरोफिल। याद रखो बेटा, जो जेंथोफिल है वो क्लोरोफिल के कंपेरिजन में मच मोर अमाउंट, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। फिर से बोल रहे हैं कि जो जेंथोफिल है, ठीक ना, जेंथोफिल जो है वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? क्लोरोफिल ज़्यादा है, ठीक है। जिसकी वजह से कॉन्सिक्वेंटली, याद रखो, जेंथोफिल ज़्यादा है, जिसके कारण, क्लियर, जिसके कारण द ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफिल इज कंप्लीटली मास्क। जेंथोफिल ज़्यादा है जिसके वजह से भाई जेंथोफिल अपना रंग एक्टोकार्पस में शो करेगा, एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि वो ज़्यादा है। तो वो जो हरा रंग है, क्लोरोफिल का हरा रंग, उसको कंप्लीटली दबा देता है, मास्क कर देता है, ढक देता है। कौन ढक देता है? तो जेंथोफिल ढक देता है बेटा। जेंथोफिल क्लोरोफिल के रंग को ढक देता है और वो हरा रंग दिखता नहीं। आगे, द साइटोप्लाज्म आल्सो कंटेन सम वैक्यूल्स। याद रखो बेटा, एक्टोकार्पस की सेल में जो साइटोप्लाज्म है उसमें कुछ वैक्यूल्स पाए जाते हैं। वैक्यूल मतलब रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, विथ पॉलीफिनॉल। उन रिक्तिकाओं में पॉलीफिनॉल भरा हुआ है। दीज वैक्यूल्स आर कॉल्ड फाइसोट्स। याद रखो बेटा, इन वैक्यूल्स को फाइसोट कहा जाता है, ठीक है, इन वैक्यूल्स को फाइसोट्स कहा जाता है। आगे, एंड दे आर प्रोबेबली फंक्शन लाइक लाइसोसोम्स। जो फाइसोट्स हैं इनका जो रोल है बेटा वो लाइसोसोम की तरह है। लाइसोसोम का रोल क्या होता है? कोशिका में ये एंजाइम रखते हैं लाइसोसोम, और चीज़ों को पचाने में मदद करते हैं। जो एंजाइम्स हैं वो चीज़ों को पचाने, डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, या क्रियाओं कराने में मदद करते हैं। याद रखिए, इन द लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस टू डिस्टिंक्ट वेजिटेटिव फेज। याद रखो बेटा, अगर एक्टोकार्पस के लोग स्टडी कर रहे हैं तो एक्टोकार्पस की लाइफ साइकिल में दो वेजिटेटिव फेज देखने को मिलते हैं। और ये फेज कैसे होते हैं? तो ये फेज हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। द बोथ फेजेज आर filamentous, but diploid filaments have longer cells than haploid filament। याद रखो बेटा, इसके वेजिटेटिव फेज में, यानी इसकी कायिक संरचना में, लाइफ जीवन के कायिक संरचना में दो फेजेज होते हैं। कौन कौन से फेजेज होते हैं? तो हेप्लॉइड फेज और डिप्लॉइड फेज। अंतर दोनों में क्या है? दोनों के दोनों फेजेज जो होते हैं फिलामेंटस होते हैं, तंतुवत होते हैं, लेकिन जो इसका डिप्लॉइड फिलामेंट होता है वो ज़्यादा लंबा होता है, हैव लॉन्गर सेल, उसकी कोशिकाएं लंबी लंबी होती हैं देन हेप्लॉइड फिलामेंट। ठीक है बेटा, यहाँ पर हम इस वीडियो को